साल 2023 भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा का एक ही नाम था, आदि पुरुष। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक वादा था भारतीय महाकाव्य रामायण को 21वीं सदी के आधुनिक सिनेमाई रूप में पेश करने का। निर्माता भूषण कुमार की टी सीरीज, निर्देशक ओम राउत और बड़े बड़े सितारों की टीम ने मिलकर इसकी घोषणा की थी। इसके निर्माण के लिए रखा गया बजट था लगभग 700 करोड़ रुपए। यह रकम फिल्म की कमाई नहीं, बल्कि निर्माण लागत थी। इन 700 करोड़ में शामिल थे महंगे वीएफएक्स और सीजीआई इफेक्ट्स, अंतर्राष्ट्रीय स्टूडियो की सेवाएं, विशाल सेट निर्माण, महंगी लोकेशन शूटिंग, स्टार कास्ट की फीस और फिल्म के भव्य प्रमोशन पर खर्च हुई भारी भरकम राशि। ये भारत के इतिहास में सबसे महंगा सिनेमा प्रयास था। उम्मीदें आसमान छू रही थीं, लेकिन असलियत में यह बजट उस सपने का आधार बन गया जो दर्शकों की नजरों के सामने बिखर गया। रामायण हमारे देश के सांस्कृतिक डीएनए में बसी हुई है। यह महाकाव्य सिर्फ धार्मिक कथा नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों, आदर्श जीवन शैली और मानवीय भावनाओं का दर्पण है। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, ये नाम सुनते ही करोड़ों भारतीयों के मन में पवित्रता और आदर्श की छवियां बन जाती हैं। ऐसे में जब इतनी महंगी और तकनीकी रूप से उन्नत फिल्म की घोषणा हुई, लोगों ने उम्मीद की कि यह कहानी पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी। लेकिन फिल्म के रिलीज होते ही सबसे पहला झटका था कहानी और पात्रों की प्रस्तुति में किए गए बदलाव। जटायु, वह वीर पक्षी जिसने अपनी जान देकर सीता माता को बचाने की कोशिश की थी, हमारे शास्त्रों में एक गिद्ध के रूप में वर्णित है। रामायण की कथा सुनते ही हर बच्चे के मन में जटायु की वही छवि बस जाती है, घायल पंख लेकिन अडिग साहस। फिल्म में इसे एक ईगल के रूप में दिखाया गया, जो भारतीय जीव जगत का हिस्सा ही नहीं है। यह बदलाव सिर्फ एक डिजाइन गलती नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक सांस्कृतिक स्मृति को तोड़ने जैसा था। इसी तरह लंका, जिसे हर ग्रंथ में सोने से चमकते भव्य और समृद्ध नगर के रूप में दिखाया गया है, फिल्म में काले राख जैसे टापू में बदल दी गई। इस बदलाव से उस भव्यता का पूरा असर गायब हो गया, जो रावण की शक्ति और साम्राज्य का प्रतीक थी। रामायण में वानर सेना का जिक्र आते ही हम भारतीय बंदर, लंगूर, रीछ जैसे पात्रों की कल्पना करते हैं, लेकिन फिल्म में अफ्रीकी गोरिल्ला जैसे जीव दिखा दिए गए, जिनका न तो कथा से न ही भारतीय भूगोल से कोई संबंध है। ये वैसा ही था जैसे महाभारत में मिस्र के पिरामिड दिखा देना दर्शक के लिए एक अजीब और असंगत अनुभव। ऐसे बदलाव यह दिखाते हैं कि रिसर्च या तो अधूरी थी या जानबूझकर नजरअंदाज की गई। राम सुग्रीव बाली का प्रसंग रामायण का बेहद भावनात्मक और जटिल हिस्सा है। यहाँ मित्रता, विश्वासघात और न्याय के गहरे विषय आते हैं। मूल कथा में यह दो अलग अलग संघर्षों में बंटा है, पहले सुग्रीव और बाली का युद्ध और फिर राम का हस्तक्षेप। लेकिन फिल्म में इसे एक ही दृश्य में समेट दिया गया, जैसे किसी महाकाव्य को 2 मिनट में निपटा दिया गया हो। इस जल्दबाजी ने कहानी का भावनात्मक वजन पूरी तरह खत्म कर दिया। निर्माताओं ने वीएफएक्स, सीजीआई और ग्लैमर पर करोड़ों रुपये खर्च किए। पहले 3 दिनों में यह स्ट्रैटेजी कामयाब भी रही। भीड़ उमड़ पड़ी, टिकट खिड़कियों पर लंबी लाइनें लगीं। लेकिन चौथे दिन से ही थिएटर खाली होने लगे और पहले हफ्ते के भीतर यह स्पष्ट हो गया कि सिर्फ तकनीक बिना भावनात्मक गहराई के दर्शकों को लंबे समय तक नहीं बांध सकती। आदिपुरुष हमें यह सिखाती है कि किसी सांस्कृतिक महागाथा को पेश करते समय उसका बजट, तकनीक या स्टार पावर ही सबसे बड़ा हथियार नहीं होते। असल ताकत होती है उस कहानी की आत्मा को जिंदा रखना, और जब यह आत्मा खो जाती है तो 700 करोड़ भी सिर्फ एक खोखला ढांचा बनकर रह जाते हैं। जब आदिपुरुष रिलीज हुई तो सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों पर इसकी आलोचना तूफान की तरह फैल गई। हर जगह मीम्स, गुस्से से भरी पोस्ट्स और बॉयकॉट के हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कुछ लोगों ने इसे भारतीय संस्कृति का अपमान कहा, तो कुछ ने इसे 700 करोड़ का सबसे बड़ा धोखा करार दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या हर आलोचना सही थी, या फिर इसमें भावनाओं और अफवाहों का तड़का जरूरत से ज्यादा था? यह सही है कि ट्रेलर रिलीज होते ही
वीएफएक्स का मजाक उड़ाया गया। कई दर्शकों को लगा कि 700 करोड़ खर्च करने के बाद भी यह वीडियो गेम जैसा दिख रहा है। लेकिन एक बात जो कम लोग जानते हैं, फिल्म का पहला ट्रेलर अधूरे वीएफएक्स के साथ जारी किया गया था। निर्माताओं ने बाद में कई दृश्य सुधारने की कोशिश की और फाइनल कट में विजुअल क्वालिटी पहले से बेहतर थी। हालांकि तब तक लोगों का पहला इंप्रेशन इतना खराब हो चुका था कि सुधारों का असर बहुत कम पड़ा। यानी यहाँ गलती तकनीक में कम और मार्केटिंग रणनीति में ज्यादा थी। बाजार का माल, तेरी बुआ का बगीचा जैसे संवादों को लेकर सबसे ज्यादा गुस्सा सामने आया। ये बात सही है कि ये संवाद रामायण जैसी महागाथा के अनुरूप नहीं थे, लेकिन फिल्म की टीम का तर्क था कि इन डायलॉग्स को युवा दर्शकों से जुड़ने के लिए लिखा गया था, ताकि भाषा में आधुनिकता आए। समस्या यह रही कि दर्शकों का एक बड़ा वर्ग ऐसे प्रयोग को स्वीकार करने के मूड में ही नहीं था। यहाँ असली गलती थी दर्शकों की सांस्कृतिक संवेदनाओं को कम आंकना। रावण के लुक पर भी जमकर बवाल हुआ। फिल्म में सैफ अली खान को रावण के रूप में एक लेदर जैकेट पहने, बिखरे बाल और काले कपड़ों में दिखाया गया। आलोचक मानते थे कि यह लुक किसी ऐतिहासिक खलनायक के बजाय किसी वीडियो गेम के विलेन जैसा लग रहा था। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी था जिसे लगा कि रावण को भयावह और युद्धप्रिय दिखाने के लिए यह स्टाइल काम कर रहा था। इस मुद्दे पर साफ दिखा कि मतभेद गहरे थे। यानी यहाँ आलोचना पूरी तरह गलत भी नहीं और पूरी तरह सही भी नहीं थी। कई जगह खबरें आईं कि फिल्म डूब गई और 700 करोड़ बर्बाद हो गए। असलियत यह है कि फिल्म ने शुरुआती 3 दिनों में ही 300 प्लस करोड़ कमा लिए थे और दुनिया भर में इसकी कुल कमाई लगभग 450 करोड़ के आसपास रही। लेकिन क्योंकि बजट और प्रमोशन की लागत बहुत ज्यादा थी, इसलिए नेट प्रॉफिट के मामले में यह नुकसान का सौदा बन गई। यहाँ ज्यादा सटीक शब्द है अपेक्षा के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाना, न कि पूरी तरह फ्लॉप होना। रामायण पर फिल्म बनाना एक साधारण काम नहीं है। हर राज्य, हर भाषा, हर परंपरा में इस महाकाव्य की अपनी व्याख्या है। ऐसे में एक ही संस्करण बनाकर सभी को खुश करना लगभग असंभव था। कुछ दर्शकों को टेक्नोलॉजी और एक्शन पसंद आया, जबकि अन्य लोग सिर्फ पारंपरिक रूप देखना चाहते थे। यहाँ फिल्म निर्माताओं की सबसे बड़ी भूल थी सभी को एक साथ संतुष्ट करने की कोशिश करना। भारतीय सिनेमा में आदि पुरुष जैसा भव्य प्रयोग कोई पहली बार नहीं हुआ था। हमारे फिल्म इतिहास में कई बार निर्माता निर्देशक सांस्कृतिक महाकाव्यों, ऐतिहासिक घटनाओं और धार्मिक कथाओं को नई तकनीक और आधुनिक कहानी कहने के अंदाज में पेश करने की कोशिश कर चुके हैं। कुछ प्रयोग दर्शकों के दिल में जगह बना गए और कुछ गुमनामी में खो गए। इसलिए आदि पुरुष को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि पहले ऐसे प्रयासों का अंजाम क्या हुआ। 1950 के दशक में जब मुगल-ए-आज़म बनाई गई थी, तब यह अपने समय की सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। विशाल सेठ, महीनों की शूटिंग, हजारों कलाकार और हर दृश्य में बारीकियों का ध्यान, इन सब ने इसे एक मास्टरपीस बना दिया। निर्माताओं ने कहानी की आत्मा से कोई समझौता नहीं किया और ऐतिहासिक सटीकता के साथ साथ नाटकीयता का संतुलन भी साधा। नतीजा, ये फिल्म भारतीय सिनेमा का एक स्थायी प्रतीक बन गई। इसी तरह हाल के वर्षों में बाहुबली ने दिखा दिया कि तकनीक और कहानी अगर साथ चले तो दर्शक हर तरह का बदलाव स्वीकार कर लेते हैं। एस राजामौली ने भारतीय पौराणिक प्रेरित कथा को नए रूप में पेश किया, लेकिन कहानी के भावनात्मक मूल को बरकरार रखा। लोग पात्रों से जुड़ पाए और यही इसकी सबसे बड़ी सफलता थी। 2008 में लव स्टोरी 2050 ने भविष्यवादी भारत दिखाने की कोशिश की, लेकिन कमजोर पटकथा और असंगत विजुअल्स ने इसे डुबो दिया। 2010 में रावण, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय ने रामायण की कथा को एक नए दृष्टिकोण से दिखाया, लेकिन कहानी की गति और भावनात्मक जुड़ाव की कमी ने इसे औसत बना दिया। इन असफलताओं में एक समानता थी, तकनीक और स्टाइल पर इतना जोर कि भावनात्मक गहराई पीछे छूट गई। आदि पुरुष भी इसी गलती का शिकार हुआ। वीएफएक्स और आधुनिक लुक पर करोड़ों खर्च करने के बावजूद ये दर्शकों को भावनात्मक रूप से उतना नहीं जोड़ पाई जितना बाहुबली या आरआरआर ने किया था।
भारतीय दर्शकों के लिए धार्मिक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि उनकी आस्था का हिस्सा होती हैं। रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण की कथाएं ये सदियों से एक तयशुदा रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। जब कोई निर्देशक इन कथाओं को बदलने या आधुनिक संदर्भ में ढालने की कोशिश करता है, तो यह सीधा दर्शकों की भावनाओं को छूता है और कभी-कभी आहत भी करता है। आदिपुरुष में यही हुआ। निर्माता बदलाव करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने यह आकलन नहीं किया कि दर्शक इन बदलावों को किस हद तक स्वीकार करेंगे। इतिहास बताता है कि बदलाव संभव है, लेकिन दो शर्तों के साथ। कहानी की आत्मा को अक्षुण्ण रखना। पात्रों की मूल विशेषताएं और नैतिकता वही रहनी चाहिए, भले ही दृश्य या संवाद बदल जाए। दर्शकों को बदलाव के लिए तैयार करना। अगर आप रामायण को नए रूप में पेश करने जा रहे हैं, तो प्रमोशन और मार्केटिंग में यह साफ कर देना चाहिए कि यह पारंपरिक रूप नहीं है। इन दोनों में से कोई भी शर्त पूरी न हो, तो प्रतिक्रिया नकारात्मक होना तय है। आदिपुरुष हमें यह सिखाती है कि भारतीय सिनेमा में सिर्फ पैसा और तकनीक सफलता की गारंटी नहीं है। महाकाव्य पर फिल्म बनाना सिर्फ एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि सांस्कृतिक जिम्मेदारी भी है। अगर कहानी के भावनात्मक मूल को सही तरीके से नहीं छुआ गया, तो करोड़ों का बजट भी दर्शकों को थिएटर तक लाने में असफल हो सकता है। और अगर एक बार दर्शक का विश्वास टूट गया, तो अगली बार वह सबसे अच्छे ट्रेलर पर भी भरोसा करने से पहले 10 बार सोचता है। आदिपुरुष सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक टेस्ट केस थी। क्या भारत में महाकाव्यों को आधुनिक तकनीक और बड़े पैमाने पर पेश करना आज के समय में संभव है? इसका जवाब मिला, लेकिन वैसा नहीं जैसा निर्माता चाहते थे। फिल्म की रिलीज और उसके बाद का विवाद इंडस्ट्री के लिए एक चेतावनी बन गया, और इसका असर आने वाले महीनों में साफ दिखने लगा। आदिपुरुष से पहले बड़े बजट की धार्मिक ऐतिहासिक फिल्में बनाने का चलन तेज हो रहा था। प्रोडक्शन हाउस मान रहे थे कि बाहुबली और आरआरआर जैसी फिल्मों की सफलता दोहराना मुश्किल नहीं है। बस भारी बजट, हाईटेक वीएफएक्स और बड़े स्टार्स चाहिए। लेकिन आदिपुरुष की प्रतिक्रिया ने यह सोच हिला दी। अब निर्माता ज्यादा रिस्क लेने से पहले स्क्रिप्ट और सांस्कृतिक संवेदनाओं पर अतिरिक्त ध्यान देने लगे। कई बड़े प्रोजेक्ट्स जो पहले तय हो चुके थे, या तो रोक दिए गए या उनके स्केल को घटा दिया गया। पहले बड़े बजट की फिल्मों के ट्रेलर को शानदार विजुअल्स के दम पर ही बेचा जाता था। आदिपुरुष के अधूरे वीएफएक्स वाले पहले ट्रेलर ने साबित कर दिया कि पहला इंप्रेशन आखिरी इंप्रेशन हो सकता है। अब प्रोडक्शन कंपनियां तय कर रही हैं कि जब तक फिल्म का फाइनल कट और विजुअल्स पूरी तरह तैयार न हो, तब तक कोई फुटेज बाहर न जाए। इसके अलावा फिल्म की टोन, भाषा और लुक को पहले से दर्शकों के सामने क्लियर करने का ट्रेंड बढ़ा है, ताकि बाद में यह तो हमने सोचा ही नहीं था वाला झटका न लगे। आदिपुरुष के संवाद विवाद ने इंडस्ट्री के डायलॉग राइटर्स के लिए एक बड़ा सबक छोड़ा। धार्मिक या सांस्कृतिक महाकाव्यों में आधुनिक स्लैंग डालना हमेशा क्रिएटिविटी नहीं कहलाता। अब डायलॉग राइटर्स और निर्देशक स्क्रिप्ट फाइनल करने से पहले सांस्कृतिक सलाहकारों और इतिहासकारों से राय लेने लगे हैं। कई फिल्मों में तो शूटिंग शुरू होने से पहले ही सांस्कृतिक समीक्षा बोर्ड बनाया जाने लगा है, जो संवाद और दृश्य देखकर तय करता है कि यह संवेदनशील है या नहीं। सबसे बड़ा असर दर्शकों की मानसिकता पर पड़ा। अब लोग सिर्फ ट्रेलर देखकर टिकट खरीदने के बजाय पहले रिव्यू और सोशल मीडिया राय का इंतजार करने लगे हैं। ओटीटी के दौर में जब हर फिल्म कुछ ही महीनों में ऑनलाइन आ जाती है, दर्शक थिएटर जाने से पहले कई बार सोचते हैं, कहीं ये भी आदिपुरुष जैसी निराशा तो नहीं होगी। इसने सिनेमा घरों की शुरुआती कमाई, ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन पर सीधा असर डाला है। आदिपुरुष के बाद इंडस्ट्री दो हिस्सों में बंट गई है। बिना सुरक्षित खेलने वाले निर्माता जो पारंपरिक कहानियों को बिना बड़े बदलाव के पेश करेंगे ताकि कोई विवाद न हो। साहसिक प्रयोग करने वाले निर्माता जो बदलाव तो करेंगे, लेकिन उसे बहुत सोच समझकर और दर्शकों की स्वीकार्यता के हिसाब से पेश करेंगे। इसका एक ताज़ा उदाहरण ये है कि कई नए धार्मिक ऐतिहासिक प्रोजेक्ट्स को भव्य विजुअल्स से ज़्यादा भावनात्मक जुड़ाव पर फोकस किया जा रहा है। वीएफएक्स का इस्तेमाल अब कहानी को सपोर्ट करने के लिए होगा, न कि कहानी को ढकने के लिए।
हालांकि आदिपुरुष व्यावसायिक रूप से उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, लेकिन इसने एक जरूरी बहस को जन्म दिया। क्या हम अपनी सांस्कृतिक कहानियों को आधुनिक रूप में पेश कर सकते हैं, और अगर हाँ, तो कैसे? भविष्य में जो भी निर्देशक इस राह पर चलेगा, वह आदिपुरुष की गलतियों को याद रखकर ही कदम रखेगा। इसलिए एक मायने में यह फिल्म इंडस्ट्री के लिए महंगी लेकिन जरूरी सीख साबित हुई। आदिपुरुष का मामला सिर्फ एक फिल्म का मामला नहीं था, यह एक आईना था जिसने हमें हमारी अपनी सोच और उम्मीदों का सच दिखाया। इसमें निर्माता की गलती थी, निर्देशक की गलती थी, मार्केटिंग की गलती थी, लेकिन सबसे अहम, इसमें हमारी दर्शक मानसिकता भी कहीं न कहीं शामिल थी। हमने एक ओर तो महाकाव्य के आधुनिक रूप की मांग की, और दूसरी ओर जैसे ही वह हमारे तयशुदा रूप से अलग निकला, हमने उसे पूरी तरह ठुकरा दिया। यह सच है कि फिल्म की सबसे बड़ी गलती यह थी कि कहानी की आत्मा से खिलवाड़ किया गया। संवाद, लुक और किरदारों की प्रस्तुति में ऐसा बदलाव किया गया जो धार्मिक भावनाओं के विपरीत चला गया। लेकिन यहाँ एक और पहलू है। निर्माता अक्सर वही बनाते हैं जो उन्हें लगता है कि दर्शक देखना चाहेंगे। पिछले कुछ सालों में ओटीटी और सोशल मीडिया पर ट्रेंडी कंटेंट की मांग ने उन्हें विश्वास दिलाया कि धार्मिक कथाओं को भी कूल और कैजुअल अंदाज में बेचा जा सकता है। आदिपुरुष ने साबित कर दिया कि दर्शकों की धार्मिक भावनाओं के साथ यह प्रयोग बेहद खतरनाक है। ये घटना एक और सच्चाई सामने लाती है। दर्शक के पास पहले से कहीं ज्यादा शक्ति है। सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को समीक्षक बना दिया है। एक ट्वीट, एक इंस्टाग्राम पोस्ट या एक यूट्यूब रिव्यू लाखों लोगों की राय बदल सकता है। आदिपुरुष के साथ यही हुआ। पहले कुछ घंटों में ही नकारात्मक रिव्यूज और मीम्स ने माहौल तय कर दिया और थिएटर के बाहर भीड़ घटती चली गई। इससे यह साफ है कि अब निर्माता के लिए दर्शक को समझना किसी भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड से ज्यादा जरूरी हो गया है। जब कोई कहानी हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक डीएनए का हिस्सा होती है, तो उसका रूपांतरण सिर्फ क्रिएटिव फ्रीडम का मामला नहीं, बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। फिल्म निर्माता, लेखक और निर्देशक को यह समझना होगा कि पौराणिक या धार्मिक कथाओं के साथ छेड़छाड़ केवल कलात्मक जोखिम नहीं, बल्कि सामाजिक जोखिम भी है। आदिपुरुष ने यह सिखाया कि विजुअल इफेक्ट्स और बड़े स्टार्स की मौजूदगी भी दर्शकों को नहीं रोक सकती, अगर भावनात्मक और सांस्कृतिक जुड़ाव टूट जाए। भविष्य में अगर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री धार्मिक या ऐतिहासिक महाकाव्यों को फिर से छूना चाहती है, तो उन्हें दो चीजों में महारत हासिल करनी होगी। येन, तकनीक और परंपरा का संतुलन। आधुनिक तकनीक से कहानी को जीवंत बनाना, लेकिन उसकी आत्मा को अक्षुण्ण रखना। दो, दर्शकों को संवाद में शामिल करना, कहानी का टोन, बदलाव और दृष्टिकोण पहले से स्पष्ट करना, ताकि दर्शक मानसिक रूप से तैयार हों। आदिपुरुष का सफर एक चेतावनी है। पैसा, तकनीक और ग्लैमर मिलकर भी उस जादू को पैदा नहीं कर सकते जो दिल और आस्था की गहराई से निकलता है। हम चाहे दर्शक हों या निर्माता, हमें ये याद रखना होगा कि सांस्कृतिक कहानियाँ केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि हमारी पहचान का हिस्सा है। अगर हम उन्हें बदलना चाहते हैं, तो पहले हमें यह समझना होगा कि उनके साथ हमारा रिश्ता सिर्फ शब्दों और चित्रों का नहीं, बल्कि पीढ़ियों की आस्था और भावनाओं का है।